इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए क्या करना होगा, फिर से हमें एक जनरल इक्वेशन लेना होगा, और ये जनरल इक्वेशन हो गया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, जो कि इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट दे रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, यानी कि ये इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हम लोग दिखाते हैं के और सी से। ठीक है, तो इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो लिखाएगा के सी इज इक्वल टू, सेम उसी तरह लिखाएगा जैसे कि कंसंट्रेशन क्वोशेंट जो हम लोग लिखे थे। तो इसमें प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन सी, फिर इसका लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, फिर ये डिवाइड में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फिर ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर में आ जाएगा स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं केपी से, उसको हम लोग दिखाते हैं कौन चीज़ से, केपी से। ठीक है, तो इसके लिए भी एक जनरल इक्वेशन लिखना होगा, जनरल एक केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, और वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि इससे पहले भी हम लोग लिखे थे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर केपी। ठीक है, इज इक्वल टू हम फिर लिखेंगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डॉट, फिर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, प्रोडक्ट में जो प्रेशर है, जो एलिमेंट है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर में आ जाएगा। तो ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, और ये हो जाएगा स्मॉल ए, और ये हो जाएगा स्मॉल बी। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आप इसका एक एग्जांपल लिखना चाहें, सपोज एक एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं, तो जैसे मिसाल तौर पर लिखते हैं मिसाल तौर पर हम लिखते हैं H2 प्लस, फिर लिखते हैं I2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये हमको देगा 2HI। ठीक है, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो अगर गैस है तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर होगा इसमें। ठीक है, तो इसका अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, प्रोडक्ट का पहले लिखेंगे तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, ठीक, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, फिर डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट का कितना है 2H है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक, और H2 का कोई नहीं है और I2 का भी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आप और भी रिएक्शन का लिख सकते हैं, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी जनरल इक्वेशन लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन AA प्लस BB विच गिव्स एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट में मिलेगा C कैपिटल C प्लस स्मॉल d एंड कैपिटल D। तो इसका हम कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के लिए हम लिखते हैं KX। ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे इसका तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है तो C लिखेंगे, डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ D, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट D है तो D लिखेंगे स्मॉल d। फिर नीचे आएंगे रिएक्टेंट में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो A है, डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो है B, तो यहाँ पर लिखेंगे B। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो आई होप ये तीनों आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों को लिखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर आप इसका एक एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लिखते हैं फिर से वही वाला, तो लिखिए H2 जो कि ये गैस है प्लस I2 विच आल्सो है गैस विच गिव्स एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI
विच इज ऑल्सो ए गैस। ओके, तो इसका मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ HI, इसका स्टोक्योमेट्रिक जो है वो हम लिखेंगे ऊपर में 2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, इसका कोई स्टोक्योमेट्रिक नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, तो यहाँ पर लिखेंगे I2, इसका भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से इस रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आई होप ये भी आपको पूरा समझ में आया होगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4NH3 प्लस 5A2 विच गिव्स 4NO प्लस 6H2 और सब के सब गैस है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि KP और KX निकालो, ठीक है। तो KP निकालेंगे सबसे पहले, एकदम इजी है। तो KP माने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, NO और H2 है। तो पहले हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और इसका स्टोक्योमेट्रिक 4 है तो ये 4 ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, इसका स्टोक्योमेट्रिक 6 है तो ये 6 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसका स्टोक्योमेट्रिक 4 है तो ऊपर में आ जाएगा 4, डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसका स्टोक्योमेट्रिक 5 है तो ऊपर में आ जाएगा 5। तो ये जो हो गया आपका KP हो गया इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसी तरह आप KX निकाल के चेक करते हैं इसी के लिए। तो KX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, इसका जो स्टोक्योमेट्रिक है वो 4 हो जाएगा, डॉट फिर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, इसका जो स्टोक्योमेट्रिक है वो 6 है तो 6 ऊपर में जाएगा, फिर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, इसका हो जाएगा 4, फिर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और इसका हो जाएगा 5। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। इसी तरह आपको बुक में और भी लिखेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। KP और KC के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जनरल इक्वेशन लिखना होगा, ये वाला स्मॉल a प्लस स्मॉल b कैपिटल B जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये देगा स्मॉल c प्लस कैपिटल D, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए KC लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, KC यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सिंपल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, साथ में स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट C और ये D, उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसका स्टोक्योमेट्रिक A हो गया ऊपर में, इसका स्टोक्योमेट्रिक जो होगा B ऊपर में हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर लिखेंगे इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इसका स्टोक्योमेट्रिक C है तो C हो जाएगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ D, तो ये D हो गया, इसका स्टोक्योमेट्रिक D है तो ऊपर में लिखा आएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इसका स्टोक्योमेट्रिक A है तो ऊपर में आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, इसका जो स्टोक्योमेट्रिक है वो स्मॉल b है तो वो ऊपर में आएगा, इसको आप इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT। मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P अगर हम V को नीचे ले आएंगे तो N/V हो जाएगा, ठीक है। तो N/V इज इक्वल टू RT, और N/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर जो मोल होता है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो कंसंट्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो एज C इज इक्वल टू N/V यानी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, यानी कि इस ये जो N/V है इसके जगह में हम C लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा, ठीक है, CRT। तो अगर मान के चलो इसमें P इज इक्वल टू CRT है तो ये जो C है, ठीक है, तो मान के चलो कि ये कंसंट्रेशन जो है वो गैस का कंसंट्रेशन है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं गैस, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ठीक है। फिर लिखेंगे RT। तो PA, अब क्या करेंगे, PA के लिए अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A RT, मतलब ये जो है
इसके जगह में गैस के जगह में ए लिखेंगे इस इक्वेशन से। तो ये भी मान के चलो, ये भी ए जो है ये भी क्या है, गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस है, ठीक है। उसी तरह पी बी लिखेंगे तो इन अकॉर्डेंस विथ दिस, तो गैस की जगह में बी आ गया, फिर आर टी, फिर लिखेंगे पी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आर टी, फिर लिखेंगे पी के जगह में डी लिखेंगे तो पी डी, तो फिर ये गैस जो है उसके जगह में आ जाएगा डी, फिर हो जाएगा आर टी। तो अब ये पी ए, पी बी, पी सी और पी डी जो हो गया, ठीक है। ये जो आ रहा है इसको हम इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर दें, क्योंकि मेरा इक्वेशन 2 क्या था, के पी इक्वल टू ये, ठीक है। तो पी सी, पी डी, पी ए और पी बी का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं पी सी के जगह में, ठीक है, जो पी सी है उसके जगह में। तो पी सी की वैल्यू क्या है, ये पी सी जो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी के पावर सी, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी डी है तो डी क्या हम पुट करेंगे, ठीक। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको, इस जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या था, के पी इक्वेशन था पी सी के पावर सी डॉट, फिर यहाँ पर था पी डी के पावर डी डॉट डिवाइडेड बाई पी ए का पावर ए डॉट, फिर था पी बी का पावर बी, ये था, ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पी सी की जगह में वैल्यू इसको पुट करेंगे, फिर यहाँ पर पी बी है, ठीक है। तो पी बी जो है दिख रहा है वो ये वाला पी बी है, कहने का मतलब यहाँ पर पी डी को पुट करेंगे पहले, तो पी सी हो गया। और पी डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी और ऊपर में पावर है डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन 2 वाला को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो फिर नीचे है पी ए, तो पी ए के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी के पावर ए, फिर पी बी है तो पी बी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी के पावर बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ए और बी, इसको हम पूरा कॉमन निकाल लेंगे सबसे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी कर देंगे, सी का पावर सी बाहर निकाल दिए, डी का पावर डी भी बाहर निकाल दिए, ए का पावर ए भी बाहर निकाल दिए, बी का पावर बी भी यहाँ से बाहर निकाल दिए। तो इसमें बचा का आर टी के पावर सी बचा और आर टी के पावर डी बचा, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में बचा। तो मल्टीप्लाई में अगर बचता है तो क्या होता है, तो दोनों जो पावर रहता है वो ऐड हो जाता है, तो यानी कि आर टी के पावर सी प्लस डी हो जाएगा और नीचे में आर टी के पावर ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसमें आर टी को हम लोग कॉमन निकाल दिए हैं, ठीक, यानी कि आर टी जो है उसको हम लोग कॉमन निकाल दिए ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। अब लिखेंगे के पी, तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के पी इक्वल टू, तो ये जो पूरा दिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, तो ये एक्चुअली में है क्या, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या था, इक्वेशन 1 जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इक्वेशन 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए और बी का पावर बी इक्वल टू के सी है, यानी इस पूरे की जगह में हम के सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए इसके जगह पर पूरा की जगह हम के सी लिखेंगे, तो ये पूरा, तो यहाँ पर के सी हो जाएगा, फिर आर टी की पावर सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी, क्योंकि आर टी नीचे ऊपर दोनों में है, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जाकर माइनस हो जाएगा। तो के पी इक्वल के सी प्लस आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो के पी इक्वल क्या हो जाएगा, के सी आर टी। अब ये जो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी है, ठीक है, तो इसको हम डेल्टा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन क्या हो जाता है, डेल्टा एन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये जो सी प्लस डी हो जाएगा, ये सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये माइनस ए प्लस बी जो है ये हो गया सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एन, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। और ये जो रिलेशन आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखेंगे शुरू से, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
नाउ लेट्स डिस्कस द यूनिट ऑफ केसी, केपी एंड केसी। केसी, केपी और के एक्स, इसका हम लोग निकालते हैं यूनिट्स। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक जनरल इक्वेशन लिखना होगा, यानी कि स्मॉल ए प्लस ये वाला स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डेल्टा एन, डेल्टा इसके लिए इस इक्वेशन के लिए कैसी क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए यूनिट हम लिखेंगे मोल पर लीटर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो मोल पर लीटर और सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये जो है, तो ये किसके बराबर है, डेल्टा एन। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एन। तो केसी के लिए जो यूनिट होगा मोल पर लीटर, ऊपर में डेल्टा एन। सिमिलरली अगर हम केपी का निकालते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसको, इसके लिए हम केपी कैसे लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। तो अगर ये पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एटीएम, ठीक है। फिर लिखेंगे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है, तो डेल्टा एन के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एन, यानी कि केपी का यूनिट आया वो एटीएम का पावर डेल्टा एन आया, ठीक है। उसी तरह की एक्स का निकालेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी का पावर डी, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का पावर ए, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का पावर बी। तो कि मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिट क्या संख्या है, मोल क्या है, एक संख्या है, यानी कि नंबर है। तो नंबर है तो इसका तो यूनिट निकलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन से बात करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड यूनिट फॉर द रिएक्शन, तो N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस, ठीक है। तो इसका निकालना है हमको, यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर में हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ O2। इसमें क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें भी नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं आएगा, या यूँ कह सकते कि पावर में 1 है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो चूँकि ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। तो देखिए यहाँ पर मोल पर लीटर, और ऊपर में क्या है, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, और नीचे मोल पर लीटर। तो स्क्वायर के साथ तो पूरा खत्म पूरा, तो यानी कि यह यूनिटलेस हो गया। यानी इसके लिए जो आया यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, वो क्या हो गया, यूनिटलेस, मतलब कोई यूनिट नहीं आया। उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, फाइंड द यूनिट फॉर के ऑफ द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। तो इसके लिए के लिखेंगे पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, NH3 कंसंट्रेशन, NH3 का पावर 2, फिर NH2 का कंसंट्रेशन, और इसका पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फिर H2 का कंसंट्रेशन ऑफ H2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक 3 है तो ऊपर में लिखा है 3, यहाँ पर गैस भी लिखा हुआ है, हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कंसंट्रेशन है तो क्या हो गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर ये Kp रहता तो यहाँ पर हम प्रेशर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ K है, Kp नहीं है, तो यानी कि मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का पावर इसको 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2 है तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H2 है तो ये भी मोल पर लीटर, और इसका पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 और ये 1 ये ऐड हो जाएगा, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मोल पर लीटर का पावर 4 हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो मोल का स्क्वायर, लीटर का स्क्वायर, फिर मोल का 4, लीटर का 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोल यहाँ पर 2 है और नीचे में 4 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 है नीचे में 4 है तो माइनस हो जाएगा, यानी -2, यानी के जो आ रहा है वो मोल का पावर -2 और लीटर का पावर -2, ठीक है। पर लीटर पावर माइनस ये 2 है, तो अगर ये पर को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। तो के इक्वल टू ये वाला हो जाएगा आपका मोल -2 पावर, और ये लीटर पावर इसमें स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ। तो ये आपका
इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट और जो भी प्रोडक्ट होगा वो सेम फेज में होगा, या तो गैस में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो सॉलिड में होगा, पूरा रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। जैसे एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 ये भी गैस है, तो दोनों रिएक्टेंट गैस में, जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस बना, तो इसका मतलब इसका फेज जो है वो सेम है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, इसलिए इसको कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा वो सेम फेज में नहीं रहेगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड होता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है जो कि गैस होता है। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया फेज, सॉलिड सॉलिड और ये गैस, तो ये हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड जो होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी लिया जाता है, यानी 1 के बराबर हो जाता है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होगा वो 1 होगा। इसको एकदम हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, इसको एकदम कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टर्म्स जब आप लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल लिख देखते हैं हम लोग, सपोज इसी इक्वेशन के लिए अगर हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K इक्वल क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका कंसंट्रेशन तो वही रहेगा। फिर नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सॉलिड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड जो होता है उसका कंसंट्रेशन आपको 1 लेना है, तो 1 इसमें हो जाएगा। तो यानी कि इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना ही सा। और अगर इसके लिए Kp निकालते हैं, ठीक है, माने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर वो निकालते हैं इज इक्वल तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल। और ये कब मिलता है, तो ये आपको जो मिलता है ये 1100 केल्विन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल मिलता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी वहाँ जब भी आएगा ऐसा तो आपको 1 ही लेना है। सो आई होप ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।